गांव चलो अभियान में सीएम धामी करेंगे शिरकत। लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र के कमलेड़ी गांव में करेंगे प्रवास। अभियान के लिए मंत्रियों, विधायकों, पदाधिकारियों की जिम्मेदारी तय। विधानसभा में यूसीसी बिल पर चर्चा के दौरान कांग्रेस ने अपनाई संयम की रणनीति। बीजेपी के तीखे वार पर भी साधी चुप्पी। पूर्व मंत्री हरक सिंह के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। उत्तराखंड समेत दिल्ली और चंडीगढ़ में भी ईडी खंगाल रही दस्तावेज। 16 ठिकानों पर यूके SSSC अप्रैल से शुरू होगा। द्विस्तरीय परीक्षा पैटर्न जल्द ही सरकार दे सकती है हरी झंडी। आयोग ने शुरू की तैयारी। उत्तराखंड में 1.77 लाख मतदाता पहचान पत्र निरस्त। दून में सबसे ज्यादा लोग वोटर लिस्ट में हुए बाहर। और उत्तराखंड में सर्द हवा का सितम जारी। बर्फ से ढके पहाड़, पाले के अलर्ट के बीच आज ऐसा रहेगा मौसम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तराखंड के साथ मैं सूरी चौहान। खबरों का रुख करेंगे। बीजेपी देश भर में अल्पसंख्यक मोर्चा स्नेह संवाद यात्रा निकाल रही है और आगामी लोकसभा चुनाव में अल्पसंख्यकों को जागरूक कर सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में अवगत करा रही है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष यात्रा के साथ मंगलौर पहुंचे। मंगलौर में प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा के उपाध्यक्ष जमीर हसन अंसारी के निवास पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि विपक्षी पार्टियों ने अल्पसंख्यकों के मन में बीजेपी के प्रति भ्रांतियां फैला रखी है और उन्हें सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपनी योजनाओं को लागू करने में भी कोई भेदभाव नहीं किया। सबका साथ, सबका विकास के नारे के साथ काम किया गया। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे की स्नेह संवाद यात्रा 27 जनवरी हल्द्वानी के संभाग कार्यालय से प्रारंभ हुई थी, क्योंकि उत्तराखंड में 2 जोन में उत्तराखंड है, गढ़वाल और कुमाऊं। इसका शुभारंभ 10 फरवरी को होना है विकासनगर देहरादून ग्रामीण में, और लगभग 1,25,000 अल्पसंख्यक मुस्लिम भाई बहनों को हमने पार्टिसिपेट किया है। हल्द्वानी से लालकुआं, सितारगंज, टनकपुर, खटीमा, किच्छा, बाजपुर, काशीपुर, जसपुर, देहरादून, हरिद्वार ग्रामीण, हरिद्वार, लक्सर, जबरेड़ा और आज मंगलौर में यहाँ यात्रा हमारी पहुँची है। निश्चित रूप से क्योंकि इस्लाम का एक पैगाम है आपसी भाईचारा कायम करना। इस्लाम का नाम है कौमी एकता की मिसाल पेश करना। इस्लाम का नाम है पड़ोसी से मोहब्बत करना। इस्लाम का नाम है अपने सभी भाई बहनों के साथ एक साथ रहना। और भारत हमारा एक कौमी एकता का गुलदस्ता है। लेकिन कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक खाई पहुँचाने का काम किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश के नहीं विश्व के अंदर देश की एक पहचान बनी है। बढ़ते आगे, देश में उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला प्रदेश बन गया है, जिसको लेकर नेताओं और बुद्धिजीवियों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। और इसी क्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व सदस्य संजय जैन की अगुवाई में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। संजय जैन ने कहा इस दौरान कि बीजेपी सरकार को सदन में यूसीसी को लेकर चर्चा के लिए समय देना चाहिए था, ताकि करीब 200 पन्नों के इस ड्राफ्ट को पढ़कर उसमें मौजूद खामियों को सुधारने पर पहल हो सकती थी। दूसरी ओर उन्होंने ये भी कहा कि यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप जैसे अहम मुद्दे को कानूनी मान्यता दी जा रही है, जो धर्म और सामाजिक लिहाज से ठीक नहीं। पढ़ने का अवसर भी नहीं मिला, ना उनको पढ़ने का अवसर मिला, ना कोई आपत्ति हो उस पर दर्ज। जिस तरीके से विधानसभा में जिस हड़बड़ी में और जिस जल्दबाजी में ये बिल लाया गया यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी, उसका कांग्रेस विरोध करती है। उसको इतनी जल्दबाजी में 200 पेज के दस्तावेज को दिया गया कि हमारे माननीय विधायकों को भी ना तो उसको पढ़ने का समय मिला, ना उस पर कोई रिएक्शन वो दे पाते उसका समय मिला। जब कोई चीज़ किसी बड़े समाज को के सुधार के लिए अगर वास्तव में थी, अगर मंशा सुधार की थी, उत्थान की थी महिलाओं के चाहे किसी भी वर्ग के, तो उसमें समय दिया जाना चाहिए था, ताकि उसका प्रभाव निचले स्तर तक पहुँचता। और इसका जल्दबाजी में और विसंगतियों का सबसे बड़ा उदाहरण जो प्रथम दृष्टया देखने को इसमें मिल रहा है, इसमें लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दी गई है, उसमें उसको लीगलाइज किया जा रहा है। ये भारतीय संस्कृति के खिलाफ है,
ये हमारी सामाजिक और नैतिक मान्यताओं के खिलाफ है और ये नहीं होना चाहिए। ये भारतीय समाज का जो सोशल फैब्रिक है, जिसमें विवाह को गृहस्थ जीवन का आधार माना गया है। रुक करते हैं अगली खबर का। गैरसैंण ब्लॉक के सीमांत क्षेत्र घनसार खेड़ा बधाड़ मित्र मंडली संघर्ष समिति के बैनर तले देवपुरी से विनायक और धार होते हुए थराली के कस्बी नगर तक सड़क बनाए जाने की मांग को लेकर 14 किलोमीटर दूर जंगल में जहां बर्फबारी होने के बाद बहुत ठंड है, वहां 2 लोग द्वारा 4 सूत्रीय मांगों को लेकर आमरण अनशन शुरू किया गया। मोटर मार्ग के पूरा बनने के आंदोलनकारियों का कहना है कि 5 किलोमीटर सड़क मार्ग बन जाने के बाद उनको थराली बागेश्वर गरुड़ जाने में लगभग 150 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी और क्षेत्र का पूरा विकास होगा। दूसरे आंदोलनकारी का यह भी कहना है कि गांव सड़क न होने के बाद पूरा खाली हो गया, गांव में केवल 1 या 2 लोग रह गए। अपने आंदोलनकारी साथी 2 साथी हमारे नेगी जी और जोशी जी हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं। मैं इनकी मांगों का पूर्ण समर्थन करता हूं, इसलिए इनके आंदोलन को समर्थन देने के लिए यहां पर आया हूं। और निश्चित तौर पे गांव वालों की बहुत जेन्युइन मांग है और ये सड़क बननी अत्यंत आवश्यक है। इस सड़क के बनने से मैं समझता हूँ इस क्षेत्र का एक सर्वांगीण विकास का एक मार्ग प्रशस्त होगा, इसीलिए इस सड़क के समर्थन में ये मांगे हैं वो 4 सूत्री मांगों पे उनका कहना है कि जब तक इसके संबंध में वित्तीय स्वीकृतियां नहीं मिल जाती हैं और ये काम स्टार्ट नहीं हो जाते हैं तब तक वो आमरण अनशन पर रहेंगे। हमारे द्वारा कल भी हमारे तहसील प्रशासन के लोग यहाँ पर आए थे, वार्ता की गई थी। आज पुनः जो है हम यहाँ पर वार्ता के लिए आए हैं जिलाधिकारी के निर्देश पर, और वार्ता पर हम लोग कई दौर की यहाँ पर वार्ता हो चुकी है, लेकिन चूंकि अभी इसमें विशेष सहमति नहीं बनी है तो प्रयास रहेगा कि पुनः जो है जो संघर्ष समिति है उनसे दोबारा हम बातचीत करके जल्द ही जो इसमें कार्रवाई है वो कार्रवाई करके उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले दिल्ली का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। कृष्ण प्रेम के प्रतिमान थे। उन्होंने आध्यात्म और साधना को जन साधारण के लिए सुलभ बना दिया, सरल बना दिया। उन्होंने हमें बताया कि ईश्वर की प्राप्ति केवल संन्यास से ही नहीं, उल्लास से भी हो की जा सकती है। और मैं अपना अनुभव बताता हूं। मैं इस परंपराओं में पला बढ़ा इंसान हूं। मेरे जीवन के जो अलग अलग पड़ाव है उसमें एक पड़ाव कुछ और ही था। मैं उस माहौल में बैठता था, बीच में रहता था, भजन कीर्तन चलते थे, मैं एक कोने में बैठा रहता था, सुनता था, मन भर के जी भर करके उस पल को जीता था, लेकिन जुड़ता नहीं था, बैठा रहता था। पता नहीं एक बार मेरे मन को काफी विचार चले। मैंने सोचा ये दूरी किस चीज की है, वो क्या है जो मुझे रोक रहा है। जीता तो हूं, जुड़ता नहीं हूं। और उसके बाद जब मैं भजन कीर्तन में बैठने लगा तो खुद भी ताली बजाना, जुड़ जाना, और मैं देखता चला गया कि मैं उसमें रम गया था। मैंने चैतन्य प्रभु की इस परंपरा में जो सामर्थ्य है उसका साक्षात्कार किया हुआ है।
और अभी जब आप कर रहे थे और मैं ताली बजाना शुरू हो गया तो वहाँ लोगों को लग रहा है पीएम ताली बजा रहा है। पीएम ताली नहीं बजा रहा था, प्रभु भक्त ताली बजा रहा था। चैतन्य महाप्रभु ने हमें वो दिखाया कि श्री कृष्ण की लीलाओं को, उनके जीवन को उत्सव के रूप में अपने जीवन में उतारकर कैसे सुखी हुआ जा सकता है, कैसे संकीर्तन, भजन, गीत और नृत्य से आध्यात्म के शीर्ष पर पहुंच जा सकता है। आज कितने ही साधक ये प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं और जिसका अनुभव को आनंद होता है, मुझे उसका साक्षात्कार हुआ है। चैतन्य महाप्रभु ने हमें श्री कृष्ण की लीलाओं का लालित्य भी समझाया और जीवन के लक्ष्य को जानने के लिए उसका महत्व भी हमें बताया। इसलिए भक्त में आज जैसी आस्था भागवत जैसे ग्रंथों के प्रति है, वैसा ही प्रेम चैतन्य चरितामृत और भक्तमाल के लिए भी है। साथियों, चैतन्य महाप्रभु जैसी दैवीय विभूतियां समय के अनुसार किसी न किसी रूप से अपने कार्यों को आगे बढ़ाती रहती है। श्रील भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद उन्हीं के संकल्पों की प्रतिमूर्ति थे। साधना से सिद्धि तक कैसे पहुंचा जाता है, अर्थ से परमार्थ तक की यात्रा कैसे होती है, श्री शील भक्ति सिद्धांत जी के जीवन में हमें पग पग पर ये देखने को मिलता है। 10 साल से कम उम्र में प्रभुपाद जी ने पूरी गीता कंठस्थ कर ली। किशोरावस्था में जिन्होंने आधुनिक शिक्षा के साथ साथ संस्कृत, व्याकरण, वेद, वेदांगों में विद्वता हासिल कर ली, उन्होंने ज्योतिष गणित में सूर्य सिद्धांत जैसे ग्रंथों की व्याख्या की। सिद्धांत सरस्वती की उपाधि हासिल की। 24 वर्ष की उम्र में उन्होंने संस्कृत स्कूल भी खोल दिया। अपने जीवन में स्वामी जी ने 100 से अधिक किताबें लिखी, सैकड़ों लेख लिखे, लाखों लोगों को दिशा दिखाई। यानी एक प्रकार से ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दोनों का संतुलन जीवन व्यवस्था से जोड़ दिया। भारत मंडपम से आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन पा रहे थे। श्रील प्रभुपाद जी की 150वीं जयंती के मौके पर पहुंचे हुए थे और कई अहम बातों का जिक्र करते हुए नजर आए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जो ब्रेक से वापस आ रहे हैं। रुक करते हैं खबरों का। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले विपक्षी दलों के नेताओं की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ईडी की कार्रवाई झारखंड, दिल्ली के बाद अब उत्तराखंड भी पहुंच चुकी है। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत के कई ठिकानों पर छापेमारी
की है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड, दिल्ली और चंडीगढ़ में हरक सिंह के कई ठिकानों पर तलाशी भी ली गई। हरक सिंह रावत ने साल 2022 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी छोड़ दी थी और कांग्रेस में शामिल हो गए थे। बीजेपी सरकार में राज्य के वन मंत्री के रूप में हरक सिंह रावत के कार्यकाल के दौरान रावत और उनके कुछ विभागीय अधिकारियों पर टाइगर सफारी परियोजना के तहत कॉर्बेट पार्क के पाखरू रेंज में अवैध पेड़ काटने और निर्माण में शामिल होने से संबंधित गंभीर आरोप लगे। भारतीय वन सर्वेक्षण ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि पाखरू बाघ सफारी के लिए 163 की अनुमति के खिलाफ कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 6000 से अधिक पेड़ अवैध रूप से काटे गए थे। चुनाव से ठीक पहले ईडी की कार्रवाई के बाद राज्य में सियासत तेज हो गई। विपक्ष का आरोप है कि मोदी सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्ष के नेताओं का उत्पीड़न कर रही है, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं, लेकिन सरकार ना खाऊंगा ना खाने दूंगा की नीति पर काम कर रही है। चुनाव से पहले ईडी का एक्शन लगातार जारी है। झारखंड में पहले ईडी ने जमीन घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ाई गई। इसके बाद अब ईडी ने अपनी कार्रवाई को तेज करते हुए उत्तराखंड में भी छापेमार कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई है। बता दें कि उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत से जुड़े कथित वन घोटाला मामले में दिल्ली, चंडीगढ़ और उत्तराखंड के कई स्थानों पर ईडी ने छापेमारी की है। ईडी की छापेमारी दो अलग अलग मामलों में चल रही है। एक मामला फॉरेस्ट लैंड से जुड़ा है, जबकि दूसरा एक अन्य जमीन घोटाला है। इस मामले में पिछले साल विजिलेंस विभाग ने हरक सिंह के खिलाफ कार्रवाई की थी। वहीं ईडी की इस कार्रवाई के बाद उत्तराखंड में सियासत गर्मा गई है। यहाँ पे सर मैं 11 बजे पहुँचा था, अलमारी की चाय बनाने आया था की जो अलमारी 1 से 1.5 घंटा लगाया उसमें चाय बनाने में। अंदर कौन कौन मौजूद थे? अंदर 6 से 7 आदमी थे। मंत्री जी नहीं है थे, उनकी वाइफ थी। तो चाबी अलमीरा का बनाने के बाद अलमीरा खुला, उसमें क्या था? अलमारी खुलने के बाद उसमें फाइलें थी, बाकी मुझे कोई और सामान नहीं मिला। कितनी अलमीरे की चाबी आपने बनाई? एक अलमीरा थी, उसकी चाबी बनी है। और उसके अंदर कुछ नहीं मिला? उसके अंदर सिर्फ फाइलें है, बाकी उसके अलावा कोई सामान नहीं है। तो ईडी जो पूछताछ कर रही है, क्या मंत्री की वाइफ से भी पूछताछ कर रही है? मंत्री की वाइफ से ही कॉन्टैक्ट हुआ था, सीधा उनसे ही बातचीत हुई, तभी जाके खोल ली। वैसे हम खोल देने अलमारी, हम प्रूफ लेते। अंदर के माहौल को बताइए थोड़ा कैसा? अंदर का माहौल तो देखो, बाकी उनकी मीटिंग चल रही है, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रही है, बाकी तो सभी सही है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी उनके मीटिंग कर रहे हैं, बैठे हैं 3-4 आदमी बातें कर रहे हैं अपनी। क्या कितने लोग हैं ईडी के? कितने लोग? ईडी के 4-5 आदमी। और आपसे संपर्क किसने किया? संपर्क यहाँ पे एक सर्वे चौक पे ऑफिस है, वहाँ से कांटेक्ट हुआ है हमारा ना। अजीबोगरीब परंपरा है। जब तक आदमी भारतीय जनता पार्टी में रहता है तब तक जो है कोई कार्रवाई नहीं होती है, और अगर भाजपा के विरोध में आदमी दूसरे दल में रहे तो उसके खिलाफ सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का प्रयोग लगातार होता आ रहा है। और अब तो मैं समझता हूँ कि पूरे देश के अंदर यही स्थिति है। देश के प्रधानमंत्री जी एनसीपी के नेताओं को कहते हैं कि 70,000 करोड़ का घोटाला जो है महाराष्ट्र में एनसीपी ने किया, और जब वो एनसीपी के नेता भाजपा में चले गए उसके बाद कार्रवाई भी बंद और वो साफ सुथरे हो जाते हैं। पता नहीं कौन सी वॉशिंग मशीन भाजपा के पास है कि जो दोषी हैं वो भी उसके पास ठीक हो जाते हैं। आप एक बात तो मैं कहूँ है इस तरह की प्रक्रिया। आज हम अपने साथी हरक सिंह रावत जो हमारे साथी हैं, सहयोगी हैं, हमको जब ये पता चला कि ईडी ने छापा मारा तो हम आए। तो क्या लगता है सर कि ईडी का दुरुपयोग जो है वो सरकार केंद्र सरकार कर रही है? कोई नई बात थोड़ी है, ये तो लगातार हो रहा है। जो आवाज विरोध में उठती है उस आवाज के खिलाफ जो है या तो ईडी या इनकम टैक्स या सीबीआई। क्या ठिकानों पे छापेमारी कार्रवाई करी है? विपक्ष कह रहा है कि जैसे जो लोग कांग्रेस में आते हैं आप लोग परेशान करते हैं। हरक सिंह रावत जी की बात करें। और देखिए, जितने भी ईडी की कार्रवाई हो रही है, जितने भी जो है विजिलेंस की कार्रवाई हो रही है, ये सब स्वतंत्र बॉडी है।
और मैं कह सकता हूं कि पूरे देश में आप ये देख रहे होंगे कि जिन जिन लोगों ने भी भ्रष्टाचार किया है, जिन जिन लोगों ने गलत तरीके से संपत्ति अर्जित की है, उनके खिलाफ अगर ईडी और विजिलेंस अगर छापे मार रही है या कार्रवाई कर रही है, तो इसमें जो है सबको इसका श्रेय देना चाहिए कि वह प्रधानमंत्री जी भी और राज्य सरकार भी अच्छा काम कर रही है, क्योंकि पारदर्शिता भी जरूरी है और भ्रष्टाचार मुक्त शासन भी जरूरी है। आपको बता दें कि हरक सिंह रावत ने 2022 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा छोड़ दी थी और कांग्रेस में शामिल हो गए थे। भाजपा सरकार में राज्य के वन मंत्री के रूप में हरक सिंह रावत के कार्यकाल के दौरान रावत और उनके कुछ विभागीय अधिकारियों पर टाइगर सफारी परियोजना के तहत कॉर्पोरेट पार्क के पाखरू रेंज में अवैध पेड़ काटने और निर्माण में शामिल होने से संबंधित गंभीर आरोप लगे। भारतीय वन सर्वेक्षण ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि पाखरू बाघ सफारी के लिए 163 की अनुमति के खिलाफ कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 6000 से अधिक पेड़ अवैध रूप से काटे गए थे, जिसके बाद से लगातार केंद्रीय जांच एजेंसियां इस मामले में कार्रवाई कर रही हैं। वहीं मौजूदा समय में हरक सिंह रावत हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। उन्हें हरिद्वार सीट से कांग्रेस चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रही थी। हालांकि चुनाव से पहले ही ईडी की इस कार्रवाई पर विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर हरक सिंह रावत को डराने का आरोप लगाया है। देखिए, हरक सिंह रावत जी के यहाँ ईडी पहुंचने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के मन में हरक सिंह रावत का डर है। ईडी देश के उन नेताओं के घर जा रही है जिनसे वो घबराती है। और दूसरी बात मैं कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपने बड़े बड़े पदों पर अनुभवहीन लोगों को बिठाकर भाजपा का नेतृत्व तो खत्म कर दिया, और अन्य दलों का जो नेतृत्व है, जो प्रदेश को देश को आगे ले जाने में सहयोगी हो सकता है, उपयोगी हो सकता है, जो जानता है, जो जानकार है, तजुर्बेकार है, वो किसी भी दल का हो, उसके घर ईडी भेज रही है। तो उसी लाइन में हरक सिंह रावत भी है। इसका मतलब समझ लीजिए कि हरक सिंह रावत कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं और भाजपा उन्हें दबाना चाह रही है, डराना चाह रही है। ईडी हो चाहे सीबीआई हो, वो अपने आप में विभाग है। बिना जानकारियों के, बिना क्वेरीज के वो कहीं भी मूव नहीं करते हैं। अगर वो कहीं मूव कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ दिखाई पड़ रही है, तो मूव कर रहे हैं। अब चुनाव आ रहे हैं, राजनीतिक दल है, इसलिए वो कार्रवाइयाँ बंद कर दें, ऐसा नहीं है। उनको अपना काम करना है, वो अपना काम कर रहे हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आज सुबह से ही ईडी की टीम उनके सेक्टर पर स्थित DIMS कॉलेज में छापेमारी कर रही है, सबूत जुटाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है जो कार्बेट नेशनल पार्क का घोटाला था, उसको लेके ईडी आज सुबह से यहाँ पे छापेमारी करी है। पूर्व में भी जो विजिलेंस की टीम थी यहाँ पे छापेमारी की थी, उन्होंने यहाँ पे कई दस्तावेज अपने कब्जे में लिए थे। आज फिर एक बार फिर जो ईडी की टीम यहाँ पे पहुंची है, तो हरक सिंह रावत की मुश्किलें काफी बढ़ने वाली है। तबीयत खान, के न्यूज़, विकास नगर। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले विपक्षी दलों के नेताओं की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ईडी की कार्रवाई झारखंड, दिल्ली के बाद अब उत्तराखंड भी पहुंच गई है। सवाल यह है कि क्या देश में भ्रष्टाचार मिटाओ या फिर विपक्ष मिटाओ का अभियान चल रहा है। यदि विपक्षी नेताओं ने भ्रष्टाचार किया तो फिर जांच क्यों न की जाए। क्या मोदी सरकार की ईडी और सीबीआई का उपयोग कर विपक्ष को मिटाने की साजिश है? ऐसे अनगिनत सवाल अपने जवाब की तलाश में हैं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। इसी के साथ खबर उत्तराखंड में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।